नमस्कार। हमारे युवा जगत के कार्यक्रम में आप सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल योगा की बहुत बात होती है, तो हमको भी लगता है कि शायद हमारी भी बॉडी योगा करके बहुत अच्छी बन जाए। तो ये सब सुनने के लिए, सीखने के लिए आज हम हमारे स्टूडियो में योगा गुरु अमित सर को बुलाए हैं। अमित तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित सर के साथ में बरखा जी हैं, जो कि बहुत अच्छी योगा करती हैं और ये हमको डेमो देंगे और सिखाएंगी। सर, आजकल योगा की जब इतनी बातें होती है तो योगा है क्या? योग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे समय समय पे परिभाषित होता रहा, लेकिन अगर हम सही पुराने अगर सूत्र से, अगर पतंजलि योग सूत्र की या हठ योग प्रदीपिका की अगर माने तो योगा इज सेसेशन ऑफ थॉट्स, यानी योग चित्त वृत्त निरोधा, यानी योगा शरीर का आपके मस्तिष्क से एक यूनियन है जिसको कि सांस के माध्यम से आप कनेक्ट करते हैं। तो योग शरीर में आपके तीन तरीके की जो नाड़ियाँ होती हैं, वो तीनों तरीके की नाड़ियाँ, जैसे एक तार में अलग अलग पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो योग बेसिकली ये आपके शरीर की पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल, इन सब का एक समागम है जो कि आपके मस्तिष्क पे यहाँ जाके मिले, और इसी को ही योगा कहते हैं। यानी कि आपके शरीर में एक एक अंग अंग के लिए कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली जाग जाए कि मेरे मस्तिष्क से लेके मेरे पैर तक एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो सब का कॉन्शियसनेस एक जाग जाना, यही योग है। सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। अभी तक तो हमारे दिमाग में यही चलता था कि योगा एक एक्सरसाइज का नाम है, लेकिन ये तो शारीरिक, मानसिक सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। तो इसलिए जो बोलते हैं कि योगा ही क्यों, तो क्या आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि दूसरे एक्सरसाइज की जगह हम योगा ही क्यों करें? जी जी, देखिए, आमतौर पे बाकी अगर आप किसी एक्सरसाइज की बात अगर करें या अगर किसी फिजिकल फिटनेस की बात करें, जैसे क्रिकेट अगर खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं, तो आप फिजिकली आप फिट ज़रूर हैं। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल है और उसके बावजूद भी मेंटली कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या लाइफ में और भी कई समस्याएं उसके इर्द गिर्द उसको घेर रही हैं। बट केवल योगा ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप ना केवल फिजिकली अपने आप को मेंटली भी तैयार फिट करते हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पे दोनों तरीके से अपने आप को दृढ़ बना करते हैं, जो कि आपके जो भी आप खेल रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वो आपको एक सहायता एक देता है और अच्छा करने के लिए। तो सर, युवाओं को क्या क्या लाभ होते हैं, तो आप कुछ बताएंगे कि युवाओं को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, युवाओं को कम से कम, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर तब भी उनको भले 20 मिनट ही सही, लेकिन योगा को अपने जीवन का एक भाग मानकर हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके अनेक लाभ हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस में की अगर हम बात करें, अगर इम्यूनिटी की बात करें तो आपका पावर बढ़ता है बाय जस्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। सांस के माध्यम से आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे हम आमतौर पे सुनते हैं प्राणायाम के बारे में। जी सर, मैं आपको बीच में एक बार रोकना चाहूँगी। जैसे आप जो बता रहे हैं, तो क्या बरखा जी हमको डेमो भी करके दिखा सकती हैं साथ साथ? जी जी, जैसे क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे आज के डेट में लाइफस्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो चेयर पे हम बैठ के, या ऑफिस में, या स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते वक्त अगर वो थक गया अगर, तो बैठे बैठे अपने आप को दोबारा फिर से अपने ऊर्जा को अपने रिप्लेनिश कैसे कर सकता है, दोबारा फिर से कैसे ऊर्जा को आगे के काम के लिए एकत्रित कैसे कर सकता है और कितना अच्छा कर सकता है। तो जैसे बरखा कुछ कर रही हैं एक्सरसाइज, जो कि ऑफिस में बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं या खड़े होकर कहीं भी कर सकते हैं। ये कुछ आसन हैं जो सूक्ष्म क्रियाएं के रूप में योग में कहे जाते हैं, जिनको कि आप ऑफिस में बैठ के भी इवन कर सकते हैं या कहीं भी खड़े होकर कहीं भी आप कर सकते हैं।
ये तो सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठे बैठे थक जाते हैं, बिल्कुल। या स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और उनके पास कोई जगह नहीं होती उस समय कि वो मैट लेके जाएं या बिल्कुल। योगा करें। एग्जैक्टली। तो ऑफिस वाली चीज़ें तो सर बहुत अच्छी है फिट रहने के लिए। बिल्कुल। तो मेरे को जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि योगा ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 10-15 मिनट सुबह करना है या 1 घंटा सुबह करना है, कि आप सारा दिन एक अपने लाइफस्टाइल में आप उसको नियोजित कर सकते हैं, योगा को समाहित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपने लाइफ स्टाइल का हम इसको एक हिस्सा बना लें जी। तो जीवन आप नोटिस करेंगे कि आप हर दिन आप कॉन्शियसली हर एक काम को कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं। जिस काम को किसी का चीज़ को आप फोकस होके नहीं कर पाते थे, लाइक जैसे पढ़ाई, अगर हम बात करें, अगर पढ़ाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में हम किताब, बच्चे अक्सर होता है कि हम कई बच्चे घंटों बैठे ही रहते हैं जी। और लेकिन दिमाग कहीं और लग रहा है, दिमाग स्थिर ही नहीं है। तो ये कंसंट्रेशन, इस चीज़ को कंसंट्रेशन, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जिसमें बच्चे आउट परफॉर्म करते हैं अपने स्टडीज़ में, अपने खेल में। तो ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। तो सर जैसे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं योगा करते हुए, तो एक दिमाग में ये भी प्रश्न उठता है कि ये तो बहुत खर्चीली चीज़ होती होगी जब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो एक आम आदमी को लगता है कि उसकी पहुंच से बाहर की बात है। जी जी। तो वो कैसे करे? ये हम चूँकि सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं या कुछ बड़े लोगों को हम टीवी में देखते हैं तो आमतौर पे ये लगता है, बट योगा के लिए सिर्फ आपको एक अंदर से चाह चाहिए, विल पावर चाहिए, और दूसरा आपको कि एक मैट, और अगर मैट नहीं भी है तो आप घर के किसी भी दरी या चटाई या इवन कंबल को बिछा के आप कर सकते हैं। तो आमतौर पे जो हम सोचते हैं कि योगा करना बहुत महंगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगा के लिए आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपको सिर्फ एक मैट और सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। तो सर जैसे गांव के लोग होते हैं, तो गांव के लोग हैं तो ऐसा उनके लिए कोई चीज़ है क्या कि उनको भी योगा करनी चाहिए? उनकी तो वैसे ही बहुत दौड़ धूप होती रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे गांव के लोग अगर देखें तो गांव के लोग बहुत से ऐसी चीज़ों को अपने दिनचर्या का उनका हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें वो ऑटोमेटिकली दिन भर में कहीं ना कहीं वो योगा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में लोग पूरी तरीके से पैर के बल पे ऐसे बैठे होते हैं जी। और आप देखेंगे अगर तो वो मालासन, हम योग में उसे मालासन कहते हैं जी। गार्लैंड पोज। तो मालासन का वो पोज ऑटोमेटिकली उसमें वो जाने अनजाने में भी वो वैसे ही बैठते हैं, जो कि आपके पीठ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पीठ में कभी भी आपका दर्द हो और आप अगर 2-4 मिनट अगर आप मालासन में अगर बैठते हैं तो मालासन ना केवल आपके पीठ को ही, इवन आपके पैर के दर्द को बहुत हद तक रिलीफ देता है जी। और घुटनों में दर्द होने का आमतौर पे हम जैसा सोचते हैं कि घुटने में दर्द होने का वजह घुटना ही है जी। लेकिन 80% समय में घुटने का दर्द ना केवल घुटने के दर्द की वजह से होता है, बल्कि वो हिप के पेन की वजह से रेडिएट होता है। ओके जी सर, तो क्या बरखा जी हमको मालासन बता पाएंगी? जी बिल्कुल। जरा अपने पैरों को वाइड खोलेंगे और हाथ जोड़ते हुए पूरा बैठ जाएंगे। पैरों को थोड़ा कम खोलें। हाँ, अब पूरा बस बैठ जाइए। आप दोनों हाथों को बीच में जोड़ेंगे, पूरा बैठ जाइए। हाँ, तो आमतौर पे आप देखेंगे कि गांव में लोग हाथ जोड़ने की प्रक्रिया को बस इसको ये बीच में नहीं रखेंगे, हाँ। लेकिन लोग अक्सर इस तरीके से ऐसे बैठे हुए होते हैं जी जी। और या दोनों पैरों को करीब सटा के भी ऐसे बैठते हैं जी। तो गांव में लोगों का दिनचर्या ही कुछ इस तरीके का होता है कि वो अपने दिनचर्या के ही थ्रू फिजिकली अपने फिट आप है। करने लगे। अच्छा सर, ये बताइए कि योगा करने के लिए सही समय क्या है? क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि सुबह ही करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या में से सुबह का समय तो निकाल नहीं पाते, तो वो क्या करें? वैसे देखिए, सबसे सही समय योग करने का जो माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर योग करते हैं तो वो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि सुबह की हवा, फ्रेश एयर आप बिल्कुल लेते हैं, चित्त आपका शांत होता है
जी। तो कोई भी किसी भी तरीके का और विकार आप अंदर नहीं लेते हैं, और जो भी अच्छी वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उसको आप ग्रहण करते हैं। लेकिन आज के डेट में लोगों की दिनचर्या इस तरीके की है, लाइफस्टाइल का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई रात जग रहा है तो कोई किसी कारण से तो जी, आजकल नाइट ड्यूटीज भी जी, बहुत जी, रहती, जी, कॉल जी। सेंटर्स हो गए। जी, या तो ऐसे लोग के लिए मतलब अगर वो सुबह भी अगर लेट भी अगर उठते हैं तो कायदे से उनको दिनचर्या का एक अपना हिस्सा मान के और वो लेट भी वो कर सकते हैं। इवन दोपहर को भी आप कर सकते हैं और शाम को भी आप कर सकते हैं। हाँ, आसन बदल जरूर जाते हैं कि अगर आप शाम को कर रहे हैं तो ऐसे आसन आपको नहीं करने चाहिए जो ऊर्जा और प्रवाहित करे शरीर में। जी, तो ऐसे आसन जैसे कि आपको सूर्य नमस्कार आपको शाम को नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे आपको चंद्र नमस्कार हो गए, बालासन हो गए, जी, जी, ऐसे आसन करने चाहिए जो कि आपको जो कि आपके इंसोम्निया जैसे चीज़ों को बढ़ावा ना दे। तो योग करने का अगर हम सही समय अगर हम कहें तो वैसे तो सुबह सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद आपको 2 घंटे का अंतराल आपको रखना है कि उस 2 घंटा का गैप हो, ताकि आपके पेट में जब आप कोई भी आसन ऐसा करें जैसे पश्चिमोत्तानासन करें या उत्तानासन वगैरह कुछ भी अगर करें तो पेट में दाब ना आए और वो आपको रोके ना, बेसिकली वो ऐसे आसन। तो सर अभी तो जैसे कोविड का समय चल रहा है, पूरा देश ही डरा हुआ है। जी जी। तो जो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करने के लिए या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या जी, जी। उसमें भी योग का कुछ समाधान है? जी बिल्कुल है। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकारें भी भारत सरकार भी इस चीज़ को कह रही है कि योग करने के लिए इवन हमारे प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री भी अब योग को और बढ़ावा दे रहे हैं। जी, और कुछ राज्यों में ये भी देखा गया कि योग करने से चीज़ें जल्दी क्योर हो रही हैं और ऐसे लोग का रिकवरी रेट और अच्छा है। जी, जी, तो अब ये है कि हमें कौन से आसन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी, तो प्रमुखतः इसमें हमें वो आसन करने चाहिए जो कि जिसमें कि हार्ट का आपका बेसिकली एक्सपेंशन हो, जिसमें कि फेफड़े में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जाए, लंग्स का एक्सपेंशन हो, ज़्यादा फैलाव हो। जी, क्योंकि मुख्य तौर पे वायरस आप कोविड की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पे कोविड का मेन अटैक गले को है, फेफड़े को है, हृदय वगैरह पे जैसे हैं। तो इसमें हम ये वही आसन करें जो कि जिसमें कि हृदय का आपका एक्सपेंशन हो और फेफड़े की कैपेसिटी बढ़े। जी, जी, जैसे कि आप अधोमुख श्वानासन पे जाएं। अधोमुख श्वानासन हम कर सकते हैं, तो सर आप उत्तरासन डेमो कर भी सकते करवाते हैं। जाइए साथ जी में। जी बिल्कुल। तो मैं बरखा जिस आप अधोमुख श्वानासन के लिए जाइएगा, डाउनवर्ड डॉग पे। जब आप अधोमुख श्वानासन पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको सांस छोड़ना है और उसके बाद थोड़ी छोटी सांस आपको लेना है। जी, आपको पीठ को सीधा करना है और अगर आप कर सकते हैं तो जी। ठुड्डी को अपने गले के बिल्कुल करीब सटाएं। जी, जी, पेट को सांस छोड़ के अंदर की ओर करें। तो ये 3 बंद हम लगाते हैं और पेरिनियम को यानी कि अपने पेल्विक वाले रीजन को, हिप को टाइट करना है। ये 3 बंद लगते हैं। 3 बंद ये लगने के बाद आपके ये बंद बेसिकली आपकी कैपेसिटी को और इंक्रीज करता है। तो ये कुंभक जिसको हम कहते हैं। जी। तो अधोमुख श्वानासन में हमें जाके और कुंभक करना है, जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा आसन इसी में है कि आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और ऊपर भुजंग आसन के लिए जी, ऊपर उठें। इसमें ध्यान ये देना है कि आपको पूरा हाथ सीधा नहीं करना है, जितना आप उठ सकते हैं। सो नाभि तक आपको मैक्स नाभि तक, नाभि आपका टच होना चाहिए, नाभि के बियॉन्ड नहीं जाना है। इसमें लंग्स का कैपेसिटी, इसमें हृदय का कैपेसिटी बढ़ता है। और पूरा आपको नहीं उठाना है, हाथ सीधा नहीं करना है। आपको जितना हो सकता है कोशिश करना है कि आपको कमर के बेसिस पे उठना है। भुजा यानी कि भुजंग आसन यानी कि भुजा के बल पे एग्जैक्टली आपको उठना है। इसके बाद आपको घुटने के बल पे आप बैठ जाएं। घुटनों के बीच में थोड़ा गैप रखें। घुटनों के बल पे थोड़ा ऊपर ऐसे उठेंगे और सांस छोड़ते हुए उत्तरासन करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे और अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपने एड़ी पे रखेंगे।
इससे अगर आप देखेंगे कि हृदय का पूरा एक्सपेंशन होता है, लंग्स पूरा खुलता है। जी जी। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि थायराइड से पीड़ित हैं, थायराइड से ग्रसित हैं। ये उनके लिए समझ लीजिए कि वरदान सा है। जो ये करते हैं उनका आप नोटिस करेंगे कि इवन एक महीने में थायराइड जैसी समस्या भी, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये तक ट्रीट हो जाता है। तो ये हो गया। इसके साथ में आप अगर इसमें थक जाए अगर उत्तरासन पे, तो थोड़ी देर तक बैठ के और पश्चिमोत्तानासन पे बैठें या दंडासन में बैठें। जी जी। तो ताकि जितना आप कभी भी अगर बैक बेंड अगर करते हैं तो उतना ही आपको वापस भी आना है और वापस आके विपरीत आसन करना विपरीत एकदम आसन करना जरूरी है, ताकि मेरुदंड आपकी अपनी जगह पे हो। जी। बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं खींचना है और बहुत ज़्यादा सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। सर, एक ये भी सुना है कि कोई भी आसन करते समय आपकी पीठ नहीं फोल्ड होनी चाहिए। जी बिल्कुल अगर सही। पीठ मुड़ती है तो फिर उसके कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही। जैसे अगर आप आमतौर पे लोगों के जो समस्या आता है, जो पीठ में जो दर्द का सबसे बड़ा एक कारण होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे कि अगर कुर्सी पे भी अगर बैठे हैं तो वो झुक के ऐसे बैठे हैं, या इवन आज के बच्चे भी अगर फर्श पे बैठे हैं तो झुक के बैठे हैं, ये हिस्सा अंदर की ओर झुका हुआ है। जी। तो इसके वजह से आपका पीठ में बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पीठ दर्द होने के बहुत चांसेस होते हैं। कभी भी आप चाहे बैठें या जब भी आप सामने की ओर झुकें, अगर आपका मेरुदंड अगर आपका सीधा है, अगर पीठ आपकी सीधी है, तो आपके पीठ में कभी भी दर्द नहीं हो सकता है। सर, मेरे को देखिए मैं ठीक बैठी हूँ कि नहीं बैठी? जी, आप बिल्कुल अभी सीधे बैठे हैं जी। और इसी तरीके से ही सबको सीधा ही बैठना चाहिए। आमतौर पे हम इस वाले हिस्से को अपने झुका देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जैसे सामने की ओर अगर आप बेंड भी कर रहे हैं, झुक भी रहे हैं, तो वो हिस्सा आप कभी भी सामने अगर झुक रहे हैं तो आपका पीठ हमेशा सीधा होना चाहिए। यानी अगर आप झुक रहे हैं तो ये मुड़ना नहीं चाहिए। और इसके पीछे आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा रीज़न है, शरीर में 72,000 नाड़ियाँ या अलग अलग जगह पे अलग अलग तथ्य हैं, जैसे 84 लाख नाड़ियाँ भी इवन कहा जाता है। तो ये नाड़ियाँ सबका उद्गम जो है ये आपका मूल धारा पे है, जिसको कि हम एनस कहते हैं, पेरिनियम पे एग्जैक्टली। इसी पेरिनियम से सारी नाड़ियाँ बटी हैं। और इदा यानी कि इसमें मेन मुख्य अगर तौर पे अगर हम देखें तो इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इदा पॉजिटिव एनर्जी को डिनोट करता है, पिंगला नेगेटिव एनर्जी को, और सुषुम्ना एग्जैक्टली न्यूट्रल को। तो ये तीनों एनर्जी आपकी ऊपर जाती हैं, ये मेरुदंड के ही रास्ते से जाती हैं और मेरुदंड से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं जी। और इन्हीं 3 मुख्य नाड़ियों से ही बाकी दूसरी नाड़ियाँ बढ़ती हैं, जो कि आपके शरीर में अलग अलग जाके जगह पे जाती हैं जो। तो ये नाड़ियाँ, इन नाड़ियों को अगर आप कहीं अगर मेरुदंड से क्योंकि जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं नाड़ियों को अगर आप कहीं भी अगर मोड़ देते हैं किसी भी तरीके से, अगर ये मुड़ा अगर आपके झुकने से वजह से या किसी और कारण से भी, तो शरीर में जो मूल जो धारा है, यानी कि मूल जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इंटरप्ट हो रहा है, वो सही से ना बह के कहीं रुक के बह रहा है। जैसे कि अब नदी प्रवाहित हो रही है और आपने कहीं डैम बना दिया, अच्छा, तो आपने बहती हुई नदी के धारा को एग्जैक्टली कहीं आप रोक दिया। तो इस कारण से जो ऊर्जा का प्रवाह आपके मस्तिष्क तक जाना चाहिए वो नहीं होगा, और उसके अलग अलग कई उसके विकार होंगे। जैसे यानी कि शिवा को हम शक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो ये शक्ति एग्जैक्टली जाके आपकी सिर पे, मस्तिष्क पे यहाँ जाना चाहिए, ब्रह्म पे जाना चाहिए। अब चूंकि इसका प्रवाह ये ब्रह्म तक अगर सही से नहीं होता है तो उसका अलग अलग हम देखते हैं कि उसके अलग अलग जैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन होगा या शरीर में और कोई विकृति होगी, कोई विकार होगा, शरीर डल सा महसूस होगा, या अगर एक नाड़ी अगर दूसरे को अगर डोमिनेट कर रही है तो हो सकता है कि एनेक्सिटी बढ़ जाए, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि मॉडर्न डे में आज के युवाओं के लिए तो ये और ज़्यादा जरूरी हो गया है। मैं भी वही पूछने वाली थी सर, क्योंकि आज हमारे युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल, कि उनके ऊपर प्रदर्शन का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, चाहे कैरियर को ले लिए युवाओं का, चाहे खेल को ले लिए या पढ़ाई को, तो बस फर्स्ट आना है या उत्तम करना है। और जब वो अप टू द मार्क नहीं कर पाते हैं तो बहुत संभावना रहती है कि वो डिप्रेशन में चले जाए।
जी। और इतने प्रेशर को वो झेलें कैसे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो आज के युवाओं के एक जो दबाव का एक जो रीज़न है, क्योंकि आम तौर पे आज हम अगर देखें तो युवा वर्ग वर्तमान में ना रह के वो या तो वो अतीत में है या तो वो भविष्य में है। कि अतीत में अगर उनके साथ में कोई अगर घटना अगर घट गई तो उस चीज़ को लेके वो परेशान हैं। भविष्य में मैं अभी जो कर रहा हूँ उसका क्या प्रभाव होगा, उसको लेके युवा परेशान है। अगर हम बात करें कि एक स्कूल के बच्चे की, तो वो इसी चीज़ को लेके परेशान है कि मैं अगर आउट परफॉर्म अगर नहीं किया तो ये नंबर अगर कम अगर आए तो समाज में क्या होगा, समाज में लोग क्या बोलेंगे, मेरे परिवार में मेरे पर प्रेशर बनेगा। तो ये तमाम तरीके की चीज़ों से सबसे पहले तो उबरना पड़ेगा जी। अब योग में इसका बिल्कुल समाधान है। और जैसे कि हम आसन जब हम करते हैं तो ये आसन से ही नहीं, इवन उसके पहले से ही यम नियम से ही वहीं से योग के 8 अंग हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, और ये वहीं से शुरुआत हो जाता है, यम नियम से ही। और जब आप आसन पे आते हैं तो आसन का महत्व तो यही है कि आसन से आप वहीं से फोकस, मेडिटेशन आपका वहीं से चालू हो जाता है। जैसे जब आप ताड़ासन पे जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं जी। जब आप भुजंग आसन पे जाते हैं तो आप नासार्ग दृष्टि पे देखते हैं, नाक के टिप पे फोकस करते हैं जी। तो ये आपका मेडिटेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ बस फोकस कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे जब मैं यहाँ अगर मैं फोकस अगर कर रहा हूँ तो मैं इधर उधर की चीज़ों से हट के और एक जगह पे मेरा मस्तिष्क एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है। सर, मेरे को एक और चीज़ ध्यान में आ रही है आपसे बात करते करते कि प्रेजेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सांस पे ध्यान दे दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने सांस पे ध्यान दिया तो सांस ना तो पास्ट में चलती है और ना फ्यूचर में चलती है। तो अगर जैसे ही आप सांस की तरफ ध्यान लेंगे तो अपने आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। जी बेशक। इवन योग में इसीलिए जैसे आपने देखा होगा, मैंने शुरुआती में मैंने इस बात को मैंने जोर दिया कि आप मस्तिष्क को शरीर से जोड़ते हैं। और ये शरीर को कैसे जोड़ते हैं, तो आप सांस के माध्यम से जोड़ते हैं, क्योंकि यही आपका प्राण शक्ति है, जिसको कि हम प्राण एनर्जी कहते हैं। अब ये प्राण एनर्जी को डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्राण एनर्जी यानी कि आपका यही लाइफ है जी। प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, तो प्राणायाम यानी कि यही लाइफ है एग्जैक्टली। तो इस पे जब हम सांस पे, हर आसन पे हम स्विच करते हुए सांस पे हम ध्यान देते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि हम अतीत से हट के वर्तमान पे हैं एग्जैक्टली, कि हमारी सांस एग्जैक्टली कैसी चल रही है, हमारा चित्त कैसा है, हमारी विकार कैसे निकल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आप मतलब अतीत से भी, भूत से भी आप हटते हैं और वर्तमान पे आते हैं, बजाय कि भविष्य पे जाने के। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पतला होने के लिए बहुत ज़्यादा होड़ लग गई है जी, उसके लिए क्या करें? जी, पतले होने के लिए आज के डेट में इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि पतला होने पे बहुत लोग इस पे भाग दौड़ है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम योग जो भी हम करें उस आसन को हम सही से करें, भाग दौड़ में ना रहें, थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस पे रखें। हर आसन पे हम जाके रुकें, सांस को ध्यान दें, सांस के अपने चित्त को शांत करें, क्योंकि पतला होना ये तो एक साइड की चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ है कि आपका ये तो एक साइड की यानी उसका साइड इफेक्ट है कि आप जब सही से आप योग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पतले होंगे ही होंगे। लेकिन जब आप सही से योग करेंगे तो आपका मन का विकार आपका दूर होना चाहिए, और वो सबसे अहम है। और ये तो साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि उसके फ़ायदे ऐसे हैं कि आप ऑटोमेटिकली पतले होते ही जाते हैं। कोई 1 मिनट की कोई और चीज़ अगर आपको बतानी है सर, कि बस फट से ये टिप कर लीजिए। अगर आप रोज़ अगर कभी किसी कारण से अगर कुछ नहीं भी अगर कर पाते हैं तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करें, और सूर्य नमस्कार को जल्दीबाजी में ना करें, धीरे धीरे करें सूर्य नमस्कार को। हर सूर्य नमस्कार में कुंभक लगाएं और धीरे रोकें, अपने आसन को जाने, अपने चित्त को जाने, अपने शरीर को जाने। और इसके बाद अगर आपके पास और भी अगर वक्त है तो आप और भी आसन कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार जरूर एक दिनचर्या का अपना एक जरूर हिस्सा एक मान के करें। तो सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बरखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ मिला होगा। और एक टिप मैं भी दे देती हूँ कि अगर आपको किसी समय कोई गुस्सा आ गया या कोई भी ऐसा इमोशन आ गया जिसको कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय एक बहुत सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो कि ऐसे अपने हार्ट और कॉलर बोन पे ऐसे हाथ रखिए, आइज़ को क्लोज़ कीजिए और अपने इमोशन, जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो उसका स्वागत कीजिए। गुस्सा मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ। और आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर वो ऐसे छू करके उड़ जाएगा।